अभी तक आपके पास कोई राजनीतिक पद क्यों नहीं? किसी मौके का इंतजार है? कोई मौका आएगा तब भी जाएंगे, कोई मौका नहीं आएगा तब भी जाएंगे। हमें क्षेत्र में जाने के लिए कोई टिकट की आवश्यकता थोड़ी नहीं। टिकट कब से कटने लग गया। पिता सूर्य की तरह हो तो बेटे को कई बार जुगनू की तरह महसूस होता है और सूर्य की चमक के सामने जुगनू की हैसियत होती नहीं। कृषि केवल उत्पादन का खेल नहीं है, ये टाइमिंग का भी खेल है। सही समय पर बोनी होगी तो सही समय पर आप उसको निकालेंगे और सही दाम आपको मिलेंगे। जैसे सब्जियों की खेती, फलों की खेती, हम इसकी तरफ से बढ़ सकते हैं। मंच पर खड़े होकर भाषण देने में, लाइमलाइट बटोरने में, इसको लीडरशिप नहीं कहते। हमारा जो नेतृत्व है वो कम से कम हमारी भावनाओं को महसूस तो कर सकता है, हमारी फीलिंग्स को तो महसूस कर सकता है, मेरे दर्द को समझे। तो मैं वही चाहता हूँ जो आज की पीढ़ी चाहती है। तो आज भी कहीं स्कूल नहीं जहाँ पे बेसिक संसाधन होते तो हमारे देश में दुर्भाग्य ये है कि एक बड़ा सेक्शन अभी भी उन जॉब्स को चेस कर रहा है जो या तो बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है या तो आउटडेट हो चुकी है। एक मेरा सपना है कि हमारे क्षेत्र में एक इंडस्ट्रियल एरिया आए। इसके लिए अभी कोई कदम नहीं उठाया, सिर्फ विचार ही। कदम उठाना चाहते हैं, युवा संभालेगा वहाँ का जेल का युवा। ये हर बात में हम नेताओं को क्यों आगे। देश में फंड की व्यवस्था कहाँ से? अब जनता के माध्यम से एक व्यक्ति चिल्लाएगा तब तक चिल्लाएगा। 4 युवा अगर इकट्ठे हो गए, आवाज को बल मिलता है। जनता को विश्वास था कि हम शिवराज जी को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अगर बुद्धि की जनता की एक्सपेक्टेशंस हैं तो मैं उसको पूरा कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोष्ठ कर्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कपिल शो में। आज हमारे साथ है एक ऐसा चेहरा जिसे लोग सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि नए दौर की सोच से जोड़कर देखते हैं। एक ऐसा चेहरा जिसने मंच पर खड़े होकर बचपन से अपनी बात कहना सीखा और जिसने अपनी नीति, नेतृत्व और ज़मीन के मुद्दों पर अपनी खुलकर बात रखी। आज हमारे साथ हैं श्री कार्तिकेय चौहान जी। आज हमारी बात होगी इनसे, इनके परिवार, उनके सोच, उनके सफ़र, उनके कल के लिए आने वाले विजन पर। नमस्कार कार्तिकेय जी। नमस्कार, स्वागत है आपका द कपिल शो में। बहुत बहुत मेरा सौभाग्य कि आपके शो पे मुझे आपने आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिकेय जी, शुरू करते हैं हमारी खास बातचीत। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसका ताल्लुकात मध्य प्रदेश की राजनीति में काफ़ी गहराई से है। आपको ऐसा कौन सा मोमेंट लगा जहाँ पे आपको लगा कि हाँ, मुझे सार्वजनिक काम करना है, एक सोशल काम करना है? देखिए, मेरा जन्म राजनीतिक परिवार में हुआ और इट्स ओनली नेचुरल कि जब कोई बच्चा अपने पिता को देखता है, अपने आसपास के परिस्थितियों को देखता है, एनवायरनमेंट को देखता है, तो वो एनवायरनमेंट उसको शेप करता है। बचपन से ही बचपन यानी 6 साल की उम्र में ही मैंने पिताजी के साथ क्षेत्र में जाना शुरू कर दिया था। जब मैं 8-9 साल का था तब पहली बार मेरे हाथ में माइक आ गया था और मुझे याद है एक सामूहिक विवाह सम्मेलन था, उसमें मुझे कहा था कि आप बोलिए। और पहली बार मंच पर खड़े होकर मैंने उस समय कहा था कि मैं दहेज नहीं लूंगा, दहेज लेना अपराध है, अपनी शादी में मैं नहीं लूंगा और आप भी अपनी शादी में मत लीजिए। तो मेरी शुरुआत, हालांकि मतलब ये मेरे मोमेंट नहीं था, लेकिन बचपन में ऐसे कई इंस्टेंसेस रहे हैं और पिताजी को देखकर प्रभावित जरूर उनके कामों को देखकर हुआ, उनकी मेहनत को देखकर हुआ, जनता के प्रति उनका जो लगाव रहा है उसको देख के नेचुरल एक अट्रैक्शन रहा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि परंपरागत तरीके से मैं राजनीति में हूँ। मेरे अपने अलग सपने हैं, जनता के लिए काम करना है, लेकिन केवल राजनीति से मैं अपने आप को एसोसिएट नहीं करता, जन सेवा से अपने आप को एसोसिएट करता। आपने लॉ, बिजनेस और एग्रीकल्चर की ओर भी कदम बढ़ाया था। आपने कब तय किया कि मुझे राजनीति के अलावा ये रास्ता भी अपनाना है? देखिए, हमारा परिवार मूलतः किसान परिवार है जी। मेरे दादाजी की बात करूं तो मध्यम वर्गीय किसान थे और हमारे पिताजी हमेशा से ये चाहते थे कि कृषि से हमारा परिवार जुड़ा रहे। आज भी हम लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, लेकिन कृषि के साथ साथ हम ये भी उदाहरण देना चाहते थे कि कृषि से जुड़े हुए ऐसे कई व्यवसाय हैं जिसमें आप केवल अपने लिए धन अर्जित नहीं करते, अपने लिए मुनाफा नहीं कमाते, बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी स्वावलंबन, आप रोजगार क्रिएट करते हैं, स्वावलंबन क्रिएट करते हैं। हमने 2017 में सुंदर फूड्स एंड डेयरी की स्थापना करी, मैंने और मेरे भाई ने, हम दोनों ने साथ में मिलकर। और 2017 के बाद से लेकर अब तक हमने लगातार किसानों को जोड़ा, उनको ये भरोसा दिलाया कि उनके उत्पादों को हम खरीदेंगे, उनको बेहतर दाम देंगे। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि इसके माध्यम से
लगभग 6,000 से ज्यादा किसानों को हमने अपने परिवार से जोड़ लिया है, जिनका स्वावलंबन, जिनके एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्पेंसेबल इनकम हमारे रोजगार के माध्यम से आज जनरेट हो रही है। और आगे आने वाले समय में इसको 60,000 तक हम ले जाएंगे। इसकी शुरुआत अगर आप पूछेंगे कहाँ से हुई, तो इस विचार के साथ कि हम लोग मूलतः कृषि और कृषि खेती से जुड़े हुए परिवार हैं और खेती से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय हमको करना था, इसलिए हम लोग डेयरी में आए। अच्छा, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड राजनीति है माइंड में? देखिए, राजनीति से ज्यादा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पिताजी को हमेशा से मैंने जनता के बीच में देखा है, उनकी समस्याओं को सुनते हुए देखा है, उनकी समस्याओं का निराकरण करते हुए देखा। ये बचपन से ही मेरे घर का एनवायरनमेंट रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी दिन मैं सो के उठा और फिर मुझे लगा कि राजनीति में एंटर करना चाहिए। ये मोल्डिंग बचपन से होती है। आप सोचिए, अगर किसी परिवार में अगर कोई वकील है तो इट्स वेरी लाइकली, अगर कोई डॉक्टर है तो इट्स वेरी लाइकली कि उनकी आने वाली संतानें भी उस प्रोफेशन को फॉलो करें, उसको ही फॉलो करें। ये जरूरी नहीं है, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी। जैसे हमारे ब्रदर जो है, उनको राजनीति में बिल्कुल दिलचस्प नहीं है, लेकिन मैंने, क्योंकि जनसेवा से मैं इतना प्रभावित था पिताजी की, तो मुझे लगा कि अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दूसरों का भला और दूसरों की सेवा हो सके। और राजनीति से व्यापक माध्यम मैं मानता हूं कि कोई है नहीं। आपके पिता श्री शिवराज सिंह जी चौहान, उनकी जनता में एक छवि है, उनकी एक अपनी मजबूत पहचान है। उस पहचान के बीच में अपनी खुद की एक अलग छवि और एक पहचान बनाना कितना चुनौतीपूर्ण रहा? मैं मानता हूं कि उनके दिए हुए संस्कार और उनके दी हुई जो सीख है उसका आचरण करना और उनके दिए हुए पथ पर चलना, ये नेचुरल बात है। जब पिता सूर्य की तरह हो तो बेटे को कई बार जुगनू की तरह महसूस होता है, और सूर्य के चमक के सामने जुगनू की हैसियत होती नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ग्रो नहीं कर रहा हूं, उल्टा मैं तो ये कहूंगा कि मैंने अपनी इस उम्र में उतना देख लिया है जो शायद इस उम्र में शायद पिताजी ने नहीं देखा होगा। और ग्रो मैं अपने अलग तरीके से, इंटरनली आई हैव ग्रोन अ लॉट, अंदर से मैं बहुत ग्रो किया हुआ। ग्रो की परिभाषा केवल इससे नहीं देखी जानी चाहिए कि आपने कितने पद हासिल करे हैं या आप कोई शासकीय या फिर जनप्रतिनिधि हैं कि नहीं है। मेरे लिए सफलता की जो परिभाषा है वो अलग है। मैंने कई लोगों की बिना किसी पद पे रहते हुए मैंने मदद की है। हाँ, ये जानता हूँ कि पिताजी पद पर थे और उनके पद का उपयोग किया, लेकिन हर्ष इस बात का है कि उनके पद का उपयोग किसी गलत काम के लिए कभी नहीं किया। अच्छा, ना किसी को परेशान करने के लिए किया, ना किसी को तंग करने के लिए किया तो किस लिए? घर पे लोग आते हैं, साहब नहीं मिल पाते तो भैया कार्तिकेय जी से मिल लेते हैं, उनका आवेदन आ जाता है। और पिताजी चूंकि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पास समय की सीमा होती है, हर चीज में फॉलो अप लेना ये संभव नहीं होता। सही। तो कई बार मैं मानता हूँ कि अगर वो नहीं देख पा रहे हैं तो उनका बेटा होने के नाते मैंने कई बार ऐसे काम किए हैं कि कोई एस्टिमेट किसी का आया हो, किसी को इलाज की जरूरत हो, तो उनकी टीम से कोऑर्डिनेट करके उस व्यक्ति को अस्पताल में एडमिट कराना। किसी का रेवेन्यू संबंधित विषय है, किसी की फसल बर्बाद हो गई, किसी की नाली बनानी है, कई बार फॉलो अप लेना पड़ता है। राजनीति में क्या है कि काम करना यानी फॉलो अप लेना, और जब नेता के पास इतना समय नहीं होता, कई नीतियों पे काम करना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, प्रदेश में भ्रमण करना पड़ता है, देश में भ्रमण करना पड़ता है, तो कई बार उनके हाथ में आवेदन आता है, उसका फॉलो अप नहीं ले पाते। अच्छा, तो ऐसे में मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं है, उसी क्षमता में मैंने काम करने का प्रयास किया। शिवराज सिंह चौहान की राजनीति ने कार्तिकेय के जीवन पर कितना असर डाला है? मैं मानता हूं कि कार्तिकेय का जीवन ही इस प्रकार से मोल्ड हुआ है। असर डालना तो मतलब अतिशोक्ति नहीं होगी ये कहना कि इसी ने मुझे मोल्ड किया है। मेरा पर्सपेक्टिव जो लोगों की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ और देश की तरफ बना है, वो उनके जीवन से बना है। उनके आदर्शों का पालन करना यही मेरे जीवन का असली मकसद है। एफपीओ, डेयरी और कृषि से जुड़ी आपकी पहल भी काफी चर्चा में रहती है। इनका असली उद्देश्य क्या था? कभी कोई ऐसा अनुभव जो लोगों को नहीं पता? देखिए, जहां तक एफपीओ की बात करें तो एफपीओ मेरा स्वयं का नहीं है। अच्छा, लेकिन प्रेरित जरूर करते हैं हम किसानों को। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस
अगर कुछ किसान मिलके बनाते हैं तो सरकार उनको अलग अलग प्रकार से सहायता देती है। एक ऐसा एफपीओ हमारा विदिशा में हमने प्रेरित किया कि किसान साथी बनाए। हमने जब दूध का व्यवसाय शुरू किया तो हमारे पास कई किसान आते थे। वो कहते थे कि हम आपको बेचने को तो तैयार हैं, लेकिन हमारे हितों के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा का सही माध्यम मुझे लगा कि एक संगठन बना के की जा सकती है। जब और मैंने रिसर्च करी तो पता चला कि केंद्र सरकार भी इस बात को सपोर्ट करती है कि किसानों के एफपीओ होने चाहिए और उस एफपीओ के अंतर्गत किसानों को अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, अलग अलग योजनाएं लानी चाहिए, प्रोक्योरमेंट का काम करना चाहिए। और एफपीओ चलेंगे कैसे? किसान उत्पादन कर लेंगे, लेकिन उसको चलाने का काम मैं मानता हूं यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती। बड़े बड़े उद्योग आज एफपीओ को सपोर्ट करते हैं कि उनके उत्पादों को वो खरीद सके। बैंक भी एफपीओ को लोन तभी देता है जब बैंक ये देखता है कि लोन चुकाने की एफपीओ की क्षमता है। और क्षमता कहाँ से? वो हम जैसे लोगों से तय होती है। अगर हम लोग किसानों का दूध खरीदते हैं, हम लोग किसानों का उत्पाद खरीदते हैं, तो उनको इस बात की गारंटी मिलती है कि वो एक मुनाफा उस एफपीओ में जनरेट कर सकते हैं। तो हमने भाग्योदय, हमारा एक एफपीओ है जो हमने जिसको प्रेरित किया विदिशा में, उसके माध्यम से हमने कई किसानों को जोड़ा। 6,000 जैसा कि मैंने बताया जी। और आने वाले समय में इसको 60,000 तक हम ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। कार्तिकेय जी, किसानों की और ग्रामीणों की स्थिति बदल रही है। आपके अनुसार अगले 5 सालों में उनके लिए क्या जो सबसे प्रभावशाली होगा? पहले हम इस बात पे चर्चा करें कि आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले की स्थिति क्या थी। मैं आता हूँ सीहोर जिले से। मेरा वहाँ पर बुधनी में मेरा कर्म क्षेत्र है। और आज से 10 साल पहले सिंचाई को लेकर किसान बड़े चिंतित रहते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी थी और मैं कह रहा हूँ कि ये अपने देश के कई हिस्सों में ये समस्याएं जी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए? खेत में बराबर बिजली चाहिए ताकि आपकी मोटर और पंप चल सके, उससे आप अपने खेत में सिंचाई कर सकें। आपको सिंचाई के साधन चाहिए, नहर चाहिए, या नहर नहीं है तो आप बगल में किसी स्रोत से पानी अपने खेत तक लेकर आ पाए, इसकी आपको व्यवस्था चाहिए। खाद बीज एक अलग विषय है। खाद बीज समय पे उपलब्ध कराना ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। तो आज से 10 साल पहले तक ये चीजें अभी भी डेवलप हो रही थी, इन चीजों पर काम हो रहा था। उस समय किसान 1 या 2 वक्त की फसल लेते थे। आज परिस्थिति ऐसी है, किसान को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खाद बीज सही समय पर उपलब्ध कराया जाता है। सही समय पर उपलब्ध कराया जाता है तो बोनी सही समय पर होती है। आप ये समझिए, कृषि केवल उत्पादन का खेल नहीं है, ये टाइमिंग का भी खेल है। सही समय पर बोनी होगी तो सही समय पर आप उसको निकालेंगे और सही दाम आपको मिलेंगे। बिजली की व्यवस्था, पहले खेत में बिजली मुश्किल से 1 या 2 घंटे आती थी और किसान अपने खेतों को पानी रहते हुए भी सिंचाई नहीं कर पाते थे। ऐसी कई हमने इंस्टेंसेस देखे हैं कि बगल में नदी है लेकिन फिर भी बिजली के अभाव में लोग सिंचाई नहीं कर पाते थे। तो अच्छी बिजली इन पिछले 10 सालों में हमारे प्रदेश में आई, 10-15 सालों में। उसके बाद रोड नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड नेटवर्क बहुत जरूरी है। अगर आपके पास खेत में उत्पादन है और अगर अपने माल को अगर आप सोसाइटियों तक लेकर नहीं जा पा रहे हैं, उत्पादन को सोसाइटियों तक लेकर नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर क्या फायदा? सही। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बेहतर हुआ तो लॉजिस्टिक्स इंप्रूव हुए। आज की स्थिति ये है कि किसान 3-3 वक्त की फसल, हमारे जिले में कई जगह कई किसान ऐसे हैं जो 3-3 वक्त की फसल ले रहे हैं। मूंग की बोनी हो रही है आजकल, और वो किसान जो 1 वक्त की फसल से एक सीमित कमाते थे, आज उससे 3 गुना ज्यादा वो कमा रहे हैं। जब एडिशनल इंडिस्पेंसेबल इनकम किसान की जेब में आती है तो किसान अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, अपनी खेती में आधुनिकीकरण की ओर बढ़ने लग जाता है। अगर मेरे पास साल में एक्स्ट्रा धन की, अर्थ की व्यवस्था हुई है तो मैं ये सोचूंगा कि मैं इस धन का उपयोग करके कैसे अपने खेत में पर एकड़ में अपना उत्पादन बढ़ा सकूं, कौन से बीज लेकर आऊं, किस प्रकार की सिंचाई पद्धति से मैं अगर काम करूंगा तो मेरा उत्पादन बढ़ेगा, किस प्रकार खाद को किस प्रकार उपयोग करना चाहिए।
मुझे लगता है कि अब हमारा किसान धीरे धीरे जागरूक होता जा रहा है। इस पर टेक्नोलॉजी का यूज कैसे कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी और कृषि किस तरह से जुड़ रहा है? हम देख रहे हैं कि ड्रिप इरिगेशन के क्षेत्र में हमारे देश में व्यापक काम हुआ है। जी। आज से 10 साल पहले ये सब इसकी उपलब्धता नहीं थी। ड्रिप इरिगेशन के थ्रू हम कन्वेंशनल क्रॉप्स ही नहीं बल्कि अनकन्वेंशनल क्रॉप्स जो आम किसान के लिए थोड़ी मुश्किल होती है उगाना, जैसे सब्जियों की खेती, फलों की खेती, हम इसकी तरफ भी बढ़ सकते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ अब इसकी एप्लीकेशन कितनी सफल रही है कितनी नहीं रही है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ड्रोन के माध्यम से भी कई खेतों में हम दवाई छिड़कने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। आज हम अगर फसल को अगर हम मतलब कटाई की अगर बात करें जी। तो लेबर बहुत महंगी होती जा रही है। हमारे फल सब्जियों के खेत में लगभग 400 रुपए, 450 रुपए और 500 रुपए तक सीजन में देना पड़ता है। हाँ। लेबर महंगी जैसी जैसी होती जाएगी वैसे वैसे टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन बढ़ता जाएगा, लेकिन इसमें कई चैलेंजेस भी हैं। हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस प्रदेश में रहते हैं, वहां पे जो किसान है वो मार्जिनल फार्मर है जिनकी लैंड होल्डिंग बहुत कम है। हम अगर टेक्नोलॉजी को अगर खेत में उतारते हैं तो टेक्नोलॉजी मांगती है बड़ा रकबा, जमीन का बड़ा टुकड़ा। जी। क्योंकि ये छोटे खेत में तो लेबर्स के माध्यम से ही या फिर मैनुअल इंटरवेंशन के थ्रू ही वायबिलिटी बैठ सकती है। सही है। अगर आपको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है तो टेक्नोलॉजी की एक कीमत होगी, और वो कीमत तभी निकल सकती है जब आपके पास लैंड होल्डिंग ज्यादा है। तो निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन मैं मानता हूं कि इसमें अभी भी आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। छोटे मार्जिनल फार्मर्स को, छोटी लैंड होल्डिंग्स को हम कैसे वायबल बना सकते हैं, कैसे उनके लिए खेती का धंधा टेक्नोलॉजी के थ्रू लाभकारी बना सकते हैं, इसमें अभी भी चर्चा होनी बाकी है। कौन सी टेक्नोलॉजी आपने सबसे ज्यादा ग्राउंड पर देखी है अपनाते हुए किसानों को? देखिए, अब कटाई के अगर हम बात करें तो आजकल छोटे खेतों में, सामान्य खेतों में भी हार्वेस्टर चलने लगे हैं। हमारे देश की परिस्थिति इससे पहले ऐसी नहीं थी। अगर हम हालांकि मैंने जैसे ड्रोन की बात करी, सफल अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि कई उसकी जो एक्यूरेसी है वो दवाई जाने की प्लांट में वो भी अभी अच्छे से आई नहीं है। मैं मानता हूँ कि सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है इरिगेशन के क्षेत्र में, ड्रिप इरिगेशन के क्षेत्र में, जिससे पानी की भी बचत हुई है और दवाइयाँ भी ठीक प्रकार से हमारे खेतों तक जा रही है, हमारी फसलों तक जा रही है, सही मात्रा में जा रही है। इसमें अभी तक हमारे देश में अच्छा काम हुआ है, लेकिन अभी भी और काम होना बाकी है। आज के युवाओं के लिए नेतृत्व का मतलब क्या है, और आप खुद उस उदाहरण में कहाँ खड़े होते हैं? नेतृत्व का मतलब अगर आप मुझसे पूछें जी। तो ये मंच पर खड़े होकर भाषण देने में, ज्ञान देने में या लाइमलाइट बटोरने में, इसको लीडरशिप नहीं कहते। लीडरशिप का मतलब होता है मंच के ऊपर खड़ा होना नहीं, मंच के नीचे खड़े होकर जनता के बीच में उनकी नब्ज को महसूस कर, उनकी भावनाओं को महसूस कर, उनकी तकलीफों को महसूस कर, और सबसे जरूरी चीज है सुनना। हाँ, लोग इस बात से कंफ्यूज होते हैं, लीडरी होती है, लीडरशिप होती है जब आप माइक पकड़ के मंच पे आप उद्बोधन देते हैं, रील बनाना। मैं मानता हूं कि सबसे जरूरी चीज नेतृत्व की होती है कि वो उसे सुनना चाहिए। जब मैं पिताजी को देखता था, दिन भर हजारों की संख्या में लोग आते हैं, हाथ मिलाते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। यहां तक केवल आमजन ही नहीं, पार्टी के लोग भी। मैं भी एक पिछले चुनाव में जब 2018 के चुनाव चल रहे थे तो मुझे एक इंस्टेंस याद है। टिकट बंटवारा जब होता है तो हर व्यक्ति अपना पक्ष रखने के लिए अलग अलग नेताओं के पास जाता। तो उस समय पिताजी मुख्यमंत्री थे तो मैं भी देखता था 4-5 दिन लगातार सुबह से लेकर शाम तक हजारों की संख्या में लोग आते थे, अपनी बात रखते थे। 230 विधानसभा सीटें हैं, सबको दे तो नहीं सकते, सही, लेकिन सबको नाराज भी नहीं कर सकते। मैंने ये देखा कि पिताजी बड़े धैर्य के साथ व्यक्ति को सुनते जरूर थे, केवल नेताओं को नहीं, आमजन को भी। कई बार ऐसी समस्याएं मेरे सामने आती हैं जिसका निराकरण संभव नहीं हो पाता, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को ये बात महसूस होनी चाहिए
कि हमारा जो नेतृत्व है वो कम से कम हमारी भावनाओं को महसूस तो कर सकता है, हमारी फीलिंग्स को तो महसूस कर सकता है, मेरे दर्द को समझे। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर आपने सामने वाले की पीड़ा को सुन लिया और उसे भले ही कोई आश्वासन नहीं दिया, तो 50% उसकी तकलीफ वहीं कम हो गई है। सुनना बहुत जरूरी है नेतृत्व। सही। कार्तिकेय जी, मध्य प्रदेश में युवा वोटर्स की संख्या बढ़ रही है। आपके हिसाब से युवा पीढ़ी राजनीति से क्या चाहती है? हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, हालांकि उस शब्द को बहुत नेगेटिवली आजकल लिया गया है। हम बोलते हैं जेन जी का जमाना है और जेन जी बदलाव चाहता है करंट परिस्थितियों से। तो बदलाव नॉट इन पॉलिटिकल सेंस, लेकिन जेन जी पेशेंट नहीं है, जल्दी चीजें चाहिए, जल्दी फायदे चाहिए। एक समय ऐसा था जब एक जनरेशन ऐसी थी जो अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए पेशेंट रहती थी, लेकिन ये पीढ़ी थोड़ी सी अलग है। ये पीढ़ी केवल समस्याओं का निराकरण नहीं, बल्कि अपने लिए आत्मसम्मान भी चाहती है। चाहे इनके लिए, अगर इनकी वर्क प्लेस की बात करें, तो केवल मेहनत ही नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस चाहती है। ये लोग अगर हफ्ते में 5 दिन काम करेंगे तो 2 दिन इनको अपनी लाइफ को बैलेंस भी करना है। अच्छा। युवा पीढ़ी हमारे देश की कुल मिलाकर वाइब्रेंट है, चेंज चाहती है और जल्दी चाहती है। आत्मसम्मान से, प्राइड के साथ अपना जीवन यापन करना चाहती है। और इस समाज को और इस देश को, मैं मानता हूं कि हमारी यंग पीढ़ी आजकल राष्ट्र हित और नेशनलिज्म के भाव के साथ जीना सीख रही है। नेशनलिज्म हमारे देश में चरम पर है। हर कोई अपने देश की साथ अपनी आइडेंटिटी को जोड़ता। ये सचमुच में एक अद्भुत चीज है जो हम देखने को, इस जनरेशन में देखने को मिले। आप खुद भी एक युवा वोटर हैं, तो आप राजनीति से क्या उम्मीद रखते हैं? जैसा कि मैंने कहा, व्यक्ति अपने नेता से क्या उम्मीद रखता है? नेता से यही उम्मीद रखी जाती है कि कम से कम नेता हमारी सुनवाई करे। अगर पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो नेतृत्व से मैं सल्यूशन नहीं चाहता। नेतृत्व से केवल ये चाहता हूं कि नेतृत्व महसूस करे। हम पॉलिटिक्स से क्या चाहते हैं? हम सब पॉलिटिक्स से ये चाहते हैं कि राष्ट्रवादी सरकार हो जो देश के हितों के बारे में पहले सोचे। हम चाहते हैं कि सरकार में लोगों की भूमिका स्पष्ट हो, केवल चंद लोग मिलकर फैसले ना करें। हम चाहते हैं देश समृद्धशाली, शक्तिशाली, वैभवशाली बने। हम नहीं चाहते कि कोई दूसरे बड़े देश आकर ये बोले कि हमारी इकोनॉमी डेड हो चुकी है। हम जो 1.4 बिलियन इस देश की हमारी जनसंख्या है, हम लोग आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी सीमाएं असुरक्षित हो। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट हो। हम सेफ फील करना चाहते हैं। हम फील करना चाहते हैं कि हमारा इस देश में भविष्य है, हमारे बच्चों का भविष्य हो। हम फील करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे परिवारजन और वो जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनके साथ स्नेह के साथ रहते हैं, वो सुरक्षित रहे। हम चाहते हैं कि हम आजीविका भी अपनाएं, आजीविका भी अपने लिए बनाएं, लेकिन इसके साथ साथ मान सम्मान भी, हम मान सम्मान के साथ भी जिएंगे। मैं वही चाहता हूं जो आज की पीढ़ी चाहती है। युवा भारत के लिए आपका क्या विजन है? युवा भारत के लिए मेरा विजन स्पष्ट है। एक तो स्वदेशी, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली और सर्वशक्तिमान। इस भारत को मैं एक युवा की दृष्टि से मैं देखता हूं। कार्तिकेय जी, पिछले कुछ सालों में नौकरियों का ढांचा बदल चुका है। आने वाले टाइम पे जॉब्स कैसी होंगी? जैसे कि हम अभी पिछली नौकरियों की बात करें, बीकॉम, बीए, एमबीए, इन डिग्रियों से आज भी उतने फ्रूटफुल या उतने फायदेमंद है जितना पहले हुआ करती थी। नेचर ऑफ जॉब्स हमारे देश में बहुत डायनेमिक है, लेकिन हमेशा से डायनेमिक नहीं रहे हैं। ऐसा है कि आज से 100 साल पहले आप जाइए, 100 साल पहले क्या था? हमारे देश में साम्राज्य थे, ब्रिटिश साम्राज्य। उससे भी 100 साल पहले जाइए तो क्या थे? मुगलों की मुगल्स वो थी। और उससे 1000 साल पहले तक
देश में राजा महाराजाओं का ही आधिपत्य हुआ कर। उस जमाने में आपको क्या लगता है जॉब्स किस प्रकार की होंगी? क्या इंजीनियर्स होंगे बहुत ज्यादा संख्या में? क्या आपको लगता है उस जमाने में डेटा एनालिटिक्स के या फिर ड्रोन ऑपरेटर्स उस जमाने में होंगे? ऐसा नहीं है। उस जमाने में जॉब्स कुछ और ही थी। कृषि को एक जॉब माना जाता था। कृषि के साथ साथ सेना में अगर आप योद्धा हैं तो आपकी एक जॉब है। अगर आप हथियार बनाते हैं तो आपकी एक जॉब है, लोहार। अगर आप माइनिंग या फिर वो करते हैं, मतलब पत्थर तोड़ते हैं, वो एक जॉब है। उस जमाने में ये जॉब्स हाईली पेड जॉब मानी जाती थी। पत्थरों को तराशना, उससे अलग अलग प्रकार के टूल्स बनाना। फिर आप आइए, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कारखाने खुले, तो जॉब्स की नेचर थोड़ा बदल गया। अब आपको पत्थर तराशने वाले नहीं चाहिए। अब आपको क्या चाहिए? मशीनों की समझ रखने वाले लोग, जो मैकेनिक्स जानते हैं। अब आपको चाहिए वो व्यक्ति जो उत्पादन या फ्लोर मैनेजमेंट कर सकता हो प्रोडक्शन के टाइम पे। अब आप आइए लेट 1990s में, जब इंटरनेट बूम हुआ, चारों ओर मतलब इंटरनेट जैसे ही अवेलेबल हुआ, तो किस प्रकार की जॉब्स आई? धीरे धीरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात होने लगी, लोग आईटी की बात करने लगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करने लगे। लोगों को अब जो कुछ समय पहले जिनके माता पिता पॉटरी करते थे या फिर मिट्टी के घड़े बनाते थे, उनके बच्चे अब देखने लगे कि हर हम कारखाने में काम करेंगे या तो हम लोग आईटी में काम करें। लेकिन फिर उसके बाद एक और दौर चेंज हुआ। अब आ गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आ रहा है, आपको पता नहीं याद होगा, ब्लैकबेरी और वैसे वो फोन शुरू हुए थे, पहले स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म। अब लोगों ने धीरे धीरे समझना शुरू कर दिया कि लोग कंटेंट पसंद करते हैं, लोग छोटे कंटेंट पसंद करते हैं। तो धीरे धीरे कंटेंट क्रिएटर्स का दौर शुरू हो गया। सही। आज से 1990 में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि पॉडकास्ट के माध्यम से भी एक रोजगार जनरेट किया जा सकता है। 1990 में कौन सोचता होगा? उससे पहले का तो सवाल ही नहीं उठता। तो जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, वैसे वैसे रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब्स चेंज होती जा रही है। अब हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, हम देख रहे हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत सारा काम हो रहा है। तो एआई कोड मतलब जो एआई की कोडिंग करते हैं, उनकी भारी रिक्वायरमेंट है। हमारे देश में दुर्भाग्य ये है कि एक बड़ा सेक्शन अभी भी उन जॉब्स को चेज कर रहा है जो या तो बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है या तो आउटडेट हो चुकी है, उसी के लिए पढ़ाई कर रहा है। और ये उस बच्चे की गलती नहीं है। उसको यंग एज में जो मार्गदर्शन मिलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं उसका अभाव है। उसको लगता है कि अगर बगल वाले ने ये कोर्स, पर्टिकुलर कोर्स किया है, तो मुझे भी ये कोर्स करना चाहिए, शायद इसमें फायदा है। लेकिन रियलिटी ये है कि उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए बहुत सारे लोग हैं और उससे जो जॉब जनरेट होती है उसमें रिक्वायरमेंट बहुत कम लोग। सिमिलरली मतलब सरकारी नौकरियों की अगर मैं बात करूं, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं या कहीं पे भी चले जाएं, भारत देश में सरकारी नौकरी मतलब एक वरदान। सरकारी नौकरी मतलब जीवन भर की उपलब्धि। लेकिन आप जरा ये सोचिए कि एक सरकारी जॉब के लिए एप्लीकेंट्स कितने हैं, आप कितने लोगों से आप वो करेंगे। और उसी के बदले अगर आप सोचिए कि अगर मैं ड्रोन ऑपरेटर बन जाता हूं आज, तो ड्रोन ऑपरेशन के थ्रू में कितने लोग हैं जो मुझसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? बहुत कम संख्या है। कम मेहनत में और कम मतलब एक स्पेशलाइज्ड स्किल के साथ, स्किल बेस्ड जॉब्स। हाँ, स्किल के साथ आप बहुत ज्यादा अधिक कमा सकते हैं। मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए आप किस सेक्टर को सबसे बड़ा अवसर मानते हैं, या किस दिशा में उनको जाना चाहिए? ये सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावशाली है आपके लिए? देखिए, ये मेरा कहना असंभव है जी। कई सेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे आईटी सेक्टर। पिछले 10 सालों में आईटी सेक्टर ने जबरदस्त जॉब्स हमारे देश को दी है। एआई सेक्टर, अभी भी इसमें कई शोध चल रहे हैं, कई प्रकार की संभावना है इसमें, कई लोग अभी भी इसको समझ रहे हैं, इसमें भी काफी स्कोप। लेकिन इसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जीज में, जिसमें मैं भी अभी अध्ययन करने की कोशिश कर रहा हूं, प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं और
हमारे देश में, पश्चिमी देशों में ये रेवोल्यूशन पहले ही आ चुका है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। वो ज़्यादातर एनर्जी अपनी ऐसे सोर्सेज के थ्रू बनाते हैं जो डिप्लीट नहीं होते। हमारे देश में अभी भी ये कॉन्सेप्ट नया है और अभी भी लगातार प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के विजन के से प्रेरित होकर हमारे देश में लगातार सोलर रिन्यूएबल एनर्जी में काम हुआ जा रहा है, विंड एनर्जी जनरेट की जा रही है। हमारे देश की सोलर कैपेसिटी, मॉड्यूल कैपेसिटी आज की तारीख में लगभग 80 से 90 गीगावाट की है। प्रधानमंत्री जी का सपना ही 1000 गीगावाट तक जाना चाहिए। सेल बनाने की कैपेसिटी हमारे देश में मुझे लगता है कि 10 से 12 गीगावाट एन टाइप टॉपकॉन सेल्स बन रहे हैं। एनर्जी सेक्टर में आपका है? एनर्जी सेक्टर मैं मानता हूं कि एक प्रॉमिसिंग सेक्टर है जो हमारे देश के युवाओं के लिए, वैसे ये एग्जॉस्टिबल आंसर नहीं है, इसमें एक या दो सेक्टर की हम बात नहीं कर सकते। इसमें कई सेक्टर हैं जिसमें से मैं मानता हूं कि एनर्जी, आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन सब में काफ़ी काम करने की क्षमता है। कार्तिकी जी, सरकार लगातार नई शिक्षा नीति की बात करती है, 2030 तक विकसित भारत, पर आपके अनुसार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या कौन कौन से स्किल सेट्स हैं जो हमें अनिवार्य हैं नई एजुकेशन पॉलिसी में? इसमें मैं एक पर्टिकुलर चीज़ की बात करूंगा, वोकेशनल ट्रेनिंग की। प्रधानमंत्री जी ने का विजन है कि बच्चा 6ठी कक्षा से ही वो स्किल्स जो उसके लिए रोजगार या किसी प्रकार की कमाई से उसको जोड़ सके, वो 6th स्टैंडर्ड के बाद से ही उसको सीखने शुरू करने चाहिए। बच्चा कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ता है, लिटरेचर पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, मैथ्स पढ़ता है, आर्ट्स पढ़ता है, तरह तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ता है। 12वीं तक पहुंचते पहुंचते भी उसको पता नहीं रहता कई बार कि उसको जीवन में करना क्या है। और 12वीं के बाद परिस्थितियां देखिए, एक निम्न मध्यम वर्गीय या अगर हम एक सामान्य परिवार की बात करें तो सामान्य परिवार में कमाने की आवश्यकता, कमाई की आवश्यकता बहुत यंग एज से शुरू हुई। तो क्यों ना बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा या इस प्रकार की स्किल सेट बचपन में ही दिए जाए, जिससे वो अपने परिवार को संभालना जल्दी शुरू कर। ये काम चाइना में और अलग ईस्टर्न साउथ ईस्ट एशियन देशों में पहले से ही शुरू हो चुका है, लेकिन हमारे देश में मुझे लगता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग पे हमको जोर देना चाहिए। ITIs और खुलने चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। कारखाने आज हैं तो उसमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। कई ऐसे स्किल्स भी हैं जो आप यंग एज में सीख सकते हैं और उसके माध्यम से अपना रोजगार या स्वावलंबन आप जनरेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग पे नई एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा जिससे मैं प्रभावित हूँ, और इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार को और योजना बनानी चाहिए। अगर ज़मीन पर हम देखें तो आज भी कई स्कूल हैं जहाँ पे बेसिक संसाधनों की कमी, वो ऐसे माहौल में आपको लगता है कि ये जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है, जो वोकेशनल एजुकेशन है, इसको प्रैक्टिकल में लाना पॉसिबल है? निश्चित रूप से आपका कहना सही है। आज भी कई जगह इंटीरियर्स में कुछ स्कूल जैसे हैं जहाँ पे शिक्षकों की भी कमी होती है, सब सब्जेक्ट्स के शिक्षक कभी कभार नहीं मिल पाते, ऐसे भी कई बार देखने को मिला है। लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित नहीं है। अभी मध्य प्रदेश सरकार की जो पहल है, उन्होंने CM राइज स्कूल अलग अलग जगह खोलने का काम किया। तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू नंबर ऑफ स्कूल्स कम किए जा रहे हैं, लेकिन स्कूल्स की क्वालिटी इनहेंस की जा रही है। स्कूल में बच्चों को, अभी समस्या ये थी कि अलग अलग गांव हैं, अलग अलग पंचायतें, हर पंचायत में छोटे छोटे स्कूल खुले। जब इतने सारे आप स्कूल खोल लेंगे, संख्या आप इतनी बढ़ा देंगे, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही दे दीजिए, लेकिन स्कूल की आत्मा, जो उसके शिक्षक हैं, उनकी अवेलेबिलिटी इंश्योर कराना एक कठिन टास्क बन जाता है। इसलिए सरकार की पहल इन स्कूलों के माध्यम से आप संख्या कम करते हैं और क्वालिटी और शिक्षकों की अवेलेबिलिटी उसमें उपलब्ध कराते हैं। तो आपका जो प्रश्न था, क्या ये अभी भी संभव है? संभव है। मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं है, और मैं मानता हूं कि ये संभव हो रहा है। हम एज वी स्पीक, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, ये कई स्कूलों में ये संभव हो रहा है। वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है बच्चों, लेकिन अभी भी काम करने की बहुत आवश्यकता है। 100% तो अभी नहीं, बहुत बहुत आवश्यकता है। और विश्वास मुझे पूरा है कि आने वाले समय में हम नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करेंगे और उसका जो फल होगा उससे भी हम अपने आप को, अपना विकास करेंगे। कार्तिकेय जी, आपके क्षेत्र के विकास और रोजगार के लिए आपकी क्या प्राथमिकता है? इससे पहले मैं इसका उत्तर दूं, ये समझना जरूरी है कि क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति कैसी है। हमारे क्षेत्र में
पहले आती है हमारी ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद हमारी नगर परिषद है, और हमारे यहाँ पे पालिकाएं तो नहीं है, लेकिन ये स्थिति है। हमारे क्षेत्र में वाइब्रेंट जो स्थान है, एक हमारा भैरुंदा शहर, दूसरा रेहटी नगर। यहाँ के मार्केट बहुत वाइब्रेंट है। इसके अतिरिक्त सलकनपुर में सलकनपुर हमारी विजयसेन मैया का देवी धाम, ये हमारे क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि गांव में क्या होता है, व्यक्ति गांव में क्यों रहना चाहता है और क्यों जाना चाहता है। व्यक्ति गांव में क्यों रहता है? अगर उसकी खेती है, अगर उसकी जमीन है, और गांव के आसपास अगर उसकी कोई रोजगार की कोई व्यवस्था है, तो गांव में बसे रहना चाहता है। लेकिन कई युवा गांव इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि गांव में खेती के पर्याप्त साधन नहीं होते या उतनी जमीन नहीं होती, इसलिए उनको मजबूरन गांव छोड़कर रोजगार की तलाश में बाहर जाना पड़ता है। व्यक्ति कहाँ जाता है, युवा कहाँ जाता है? वो जाता है सबसे नजदीकी शहर, वो आएगा भोपाल, वो जाएगा इंदौर। कुछ लोग और एम्बिशियस होते हैं, यहाँ काम नहीं मिलता या ज़्यादा अच्छा पे नहीं मिलता, तो वो देखते हैं मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों में, या बगल में अहमदाबाद या बड़े शहरों में जी कुल मिलाकर जाते हैं। मेरी दृष्टिकोण इसमें अलग है। हमारी सरकारों की आप बात कहें, इतिहास की बात कहें, ये शहरों को सरकारों ने डेवलप किया है, भौगोलिक स्थिति और भी कोई कारण होंगे ये शहर डेवलप हो। लेकिन अगर सही माने तो अगर हम भैरुंदा जैसे छोटे छोटे शहरों पर, रेहटी जैसे छोटे छोटे शहरों पर, जहाँ का मार्केट अच्छा है, जहाँ पर व्यापारी अच्छा धंधा करते हैं, अगर इन शहरों पर ध्यान दें और इनके विकास पर ध्यान दें, तो हमारा नौजवान अपने गांव को छोड़कर बहुत दूर नहीं जाएगा, बल्कि बगल के सबसे विकसित शहर में जाएगा। ऐसा हो भी रहा है जी। अगर भैरुंदा की स्थिति 10 साल पहले की बात करें तो वहां पे जनसंख्या बहुत कम थी, मार्केट छोटा था, लेकिन 10 साल के अंदर भैरुंदा में जो चेंज आया है वो सचमुच में अकल्पनीय है। भैरुंदा में छोटे छोटे उद्योग शुरू हो गए, छोटी छोटी राइस मिल शुरू हो गई, छोटे छोटे शोरूम्स आ गए, और जैसे जैसे ये व्यापार बढ़ते जा रहे हैं तो इनसे जुड़े हुए व्यापार अब आसपास जैसे जैसे कॉलेजेस खुले, जैसे जैसे बच्चों का स्कूलों में जाना शुरू हुआ, कॉलेजेस में जाना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे रेस्टोरेंट्स, छोटे छोटे कॉफी शॉप्स, छोटे छोटे फूड जॉइंट्स, ये सब आ गए। सही, मैं मानता हूं कि अगर हमने थोड़ा ध्यान अपनी नगर परिषदों पे दिया, नगर परिषद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में दिया, नगर परिषद की पॉलिसीज को, उसके रेवेन्यू सिस्टम को, मतलब कमाई का जरिया अगर वो हमने बेहतर किया, मजबूत किया, और कुल मिला के अगर नगर परिषद को ही सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट बना दिया, तो वहीं पर रोजगार के कई अवसर पैदा हो जाएंगे। दूसरा, मैंने कहा कि माँ विजयसेन का मंदिर, धार्मिक स्थल, ये आज से नहीं बरसों से भारत में मंदिर और धार्मिक स्थलों के आसपास लोगों के कई व्यवसाय और कई व्यापार जनरेट हुए जी। मैं सलकनपुर को केवल धार्मिक स्थल की दृष्टि से नहीं देखता हूँ, बल्कि एक पर्यटक स्थल की दृष्टि से भी देखता हूँ, जिसके कारण कई रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं। माननीय आदरणीय हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी की भी प्राथमिकता मुख्यमंत्री और विधायक रहते हुए सलकनपुर को डेवलप करने की, क्योंकि वो जानते हैं कि सलकनपुर का अगर फुटफॉल अगर अच्छा है तो वह उस फुटफॉल के कारण कई लोगों को फायदा हो सकता है, उससे कई छोटे मोटे उद्योग पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पर कृषि से संबंधित व्यवसाय कई प्रकार के आ सकते हैं। लेकिन अगर सरकार के एफर्ट्स की अगर बात करें तो मेडिकल कॉलेज बुधनी में आ रहा है। ये मेडिकल कॉलेज अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है। इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से केवल बच्चे मेडिकल की शिक्षा ही केवल शिक्षा नहीं लेंगे, बल्कि उन बच्चों के आने से आसपास हॉस्टल्स खुलेंगे, आसपास होटल्स खुलेंगे, आसपास रेस्टोरेंट्स आएंगे, छोटे मोटे कार के कारखाने, छोटी मोटी गाड़ियों के कारखाने या छोटी मोटी शोरूम्स और मात्रा में खुलेंगे, और दुकानें आएंगी। बच्चे आखिरकार जो पढ़ने आएंगे वो भी एक प्रकार की लाइफस्टाइल चाहते हैं, उस लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए छोटे मोटे व्यवसाय और खुलेंगे। इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र में चारों तरफ एक्सप्रेसवे 4 लेन बनकर तैयार हो रहा है, जिसके कारण लॉजिस्टिक्स बहुत बेहतर हो जाएगा जी।
उससे जुड़े हुए कई रोजगार पैदा होंगे। एक मेरा सपना है, अभी तक तो मैंने ये बताया कि क्या क्या हो चुका है। हाँ। एक मेरा सपना है कि हमारे क्षेत्र में एक इंडस्ट्रियल एरिया आए, इंडस्ट्रियल पार्क आए, जिसमें और छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग शुरू हो पाए। मैं चाहूंगा कि ये भैरुंदा क्षेत्र में कहीं आए। उसके भी चैलेंजेस हैं। शासकीय रेवेन्यू की जमीन हमारे पास कम है, फॉरेस्ट का एरिया ज्यादा है, जिसके कारण ये इंडस्ट्रियल पार्क बनाने में चैलेंज आ रहा है। लेकिन लगातार नौजवानों से मैं बात करके इसका तरीका निकालने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे भी हमें हमारे क्षेत्र में जमीन का एक ऐसा टुकड़ा मिल जाए जहां पर हम एक इंडस्ट्रियल पार्क लेकर आ पाए। इसके लिए अभी कोई कदम नहीं उठाए, सिर्फ विचार ही है। कदम उठाना चाहते हैं लेकिन जमीन की उपलब्धता नहीं है। अच्छा। जब तक हमारे पास जमीन का टुकड़ा नहीं होगा हम उसको इंडस्ट्री को बना। हाँ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को सौंप नहीं पाए। सही। टुकड़ा है लेकिन वो वन विभाग के पास, और उसकी प्रक्रिया के अलग चैलेंजेस हैं। लेकिन ये जरूर आपके चैनल के माध्यम से नौजवानों को अपने क्षेत्र के बताना चाहूंगा कि इस दिशा में भी हम लोग देख रहे हैं और इधर भी हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। कार्तिकी जी, आज कई शहरों में नागरिकों को सीधे निर्णय लेने में शामिल किया जाता है, जैसे पब्लिक कंसल्टेशन हुआ, वार्ड कमिटीज हुआ। आपको क्या लगता है कि हमारे शहरों में भी हमें सीधे लोगों को शामिल करना चाहिए? निश्चित रूप से जन भागीदारी और जनता के विचार अगर डेवलपमेंट डिसीजंस में अगर शामिल हो जाए तो विकास को, डेवलपमेंट को और गति इससे मिलती है। ये इसमें कोई दो राहे नहीं, लेकिन इसका एक सिस्टम होना चाहिए। अगर डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए तो डिसीजन डिले होता है, ये भी हमने देखा है। तो जहाँ ब्रॉड बेस्ड पॉलिसी जनता के हिसाब से बननी चाहिए, फाइन ट्यूनिंग का काम होना चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों का, और उसमें छोटे फैसले प्रशासनिक अधिकारियों को ही लेने चाहिए। जो स्पेसिफिक डिसीजंस होते हैं वो चंद लोगों को लेने चाहिए, लेकिन ब्रॉड बेस्ड पॉलिसी सबके सहयोग से और सबके विचार से बननी चाहिए। कार्तिकी जी, हमने देखा कि आपने आपके गांव जैत में एक युवा संगठन बनाया है। संगठन का उद्देश्य क्या है? हमारे गांव के कर्मठ युवा कोई बड़े उद्देश्य, मैंने कोई इस प्रकार से बात नहीं करते कि उनको सड़कें बनानी है, उनको पुल पुलिया का निर्माण करना है। छोटे छोटे विषय हैं गांव में। हमारा घाट की साफ सफाई नहीं हो पाती, उसको लेकर हमारे युवाओं ने बोला फिर घाट की साफ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि ये एक पर्यटक स्थल भी है। हमारे गांव में कुछ समय पहले एक विषय के शिक्षक की कमी थी, हालांकि अब तो पूरी हो गई है, लेकिन एक छोटा सा विषय आया, बहुत कम समय के लिए 3-4 महीने के लिए कमी आई थी जी। ये छोटा सा विषय है। ऐसे कई छोटे छोटे विषय हैं। कहीं नाली ब्लॉक हो गई है, कहीं मंदिर की साफ सफाई करनी है, कहीं नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए आश्रम को संचालित करना है, उसमें सामग्री की व्यवस्था करनी है, फोन का नेटवर्क नहीं आता तो ये युवा संभालेगा वहाँ का, जैत का युवा? ये हर बात में हम नेताओं को क्यों आगे करें? स्थानीय लोगों की समिति, इसमें फंड की व्यवस्था कहाँ से? जनता के माध्यम से। अच्छा। चंदा लेकर। लेकिन बड़े कामों के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। प्रशासनिक काम है वो प्रशासन से ही कराएंगे। लेकिन अगर 4 युवा अगर इकट्ठे हो गए और संगठित हो गए तो आवाज को बल मिलता है, और आवाज जाती है सरकार तक, आवाज जाती है जनप्रतिनिधियों तक और जनता के अधिकारी। मैं जनप्रतिनिधि नहीं, लेकिन मैं इस बात को जरूर समझता हूँ, अगर जैत के नौजवानों को अपनी आवाज उठानी है तो आवाज को बुलंद करने के लिए उन्हें संगठित होना बहुत जरूरी। सही। वो कार्यक्रम करें, कार्यक्रम में अधिकारियों को आमंत्रित करें, उनका सम्मान करें और फिर अपने विषय रखें। सही है। एक व्यक्ति चिल्लाएगा, कब तक चिल्लाएगा? उसके साथ अगर संगठन होगा, शक्ति बल है, उसके साथ अगर लोग हैं तो उसकी आवाज बुलंद होगी, वो आवाज आगे तक जाएगी और उससे समस्याओं का निराकरण होगा। इस उद्देश्य के लिए ये संगठन जैत में हमने बनाया। कार्तिकेय जी, आपको लगभग राजनीति में 13 साल हो गए। आप काफी पॉपुलर भी, पूरे प्रदेश की जनता आपको जानती। अभी तक आपके पास कोई राजनीतिक पद क्यों नहीं? एक तो जन सेवा के 13 साल हो गए और कभी भी मैंने किसी पद की लालसा से काम नहीं किया। पावर किसी पद में नहीं होता, पावर व्यक्ति में होती है। और सचमुच में मुझे
लोगों की सेवा करने के लिए किसी पद की आवश्यकता कभी महसूस हुई नहीं अभी तक। मैंने जो भी काम किया और ऊपर भगवान ने भी मुझे इतना आशीर्वाद दिया है कि लोग मेरे पास आते हैं किसी उम्मीद से और वो कैसे भी काम हो जाता है। और जब लोगों का अगर काम हो रहा हो तो पद की मैं मानता नहीं हूँ कि कोई लालसा होनी चाहिए। वो बात अलग है कि जनप्रतिनिधि का एक अलग कद होता है और जनप्रतिनिधि के पास एक ताकत होती है प्रशासनिक। जी। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर सचमुच में कुछ करना चाहते हैं तो पद के बिना भी कई चीजें की जा सकती हैं। तो हम ये क्यों बैठकर रोते रहें कि भाई पद नहीं है, पद नहीं है। जितना हाथ में है उतना किया जाए। किसी मौके का इंतजार है या किसी सही वक्त का इंतजार है? कोई इंतजार नहीं। अच्छा। हम आज भी लोगों के बीच जा रहे हैं, कल भी जाएंगे। कोई मौका आएगा तब भी जाएंगे, कोई मौका नहीं आएगा तब भी जाएंगे। हमें क्षेत्र में जाने के लिए कोई टिकट की आवश्यकता थोड़ी नहीं है। टिकट कब से कटने लग गया क्षेत्र। सही। एक लोकल सर्वे के हिसाब से 2023 के चुनावों में जनता ने मामा जी का चेहरा देखकर वोट किया। जनता को विश्वास था कि हम शिवराज जी को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते, लेकिन पार्टी ने एक नया चेहरा चुना, श्री मोहन यादव जी। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं पार्टी ने जनता की उम्मीदों को नकारा है? लोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ये लंबे समय तक पार्टी ने आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को मौका दिया। लंबे समय तक, कोई छोटा मोटा नहीं, 17-18 साल तक कार्यकाल उनका रहा है। और इससे पहले उनको सांसद भी बनाया, उनको विधायक भी बनाया। मुझे लगता है कि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की जरूरत शायद पार्टी को कहीं और बेहतर दिखती थी और इसलिए पार्टी ने यह फैसला उठाया। और मोहन यादव जी अपने तरीके से जनता की सेवा कर रहे हैं। आज भी अगर हम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें तो वो जनता से अलग थोड़ी ना है। अच्छा। उनकी बस रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी हो गई है, जो मैं मानता हूँ कि इक्वली इम्पोर्टेंट है। देश की कृषि व्यवस्था को और रूरल डेवलपमेंट को दिशा देना, उसको संवारना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करना। कार्तिकी जी, आपका हाल ही में विवाह हुआ है। राजनीति और व्यवसाय के बीच निजी संतुलन बनाना मुश्किल होता है। आप इस संतुलन को कैसे बनाते हैं? ये संतुलन आप कैसे बनाते हैं इन दोनों के मुश्किल तो बीच? होता है, हाँ। बनाते हैं कि कोशिश करते हैं, लेकिन इस संतुलन में केवल मेरी भागीदारी नहीं होती। मेरी जो धर्मपत्नी है अमानत, मैं उनका सहयोग इसमें ज़्यादा मानता हूँ। जब लोग कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है और औरत का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, तो सपोर्ट मतलब ये नहीं कि मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ तो मेरे साथ साथ वही काम करने लग जाए। ये सपोर्ट, इसका मतलब ये नहीं होता। सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि मैं भाषण दे रहा हूँ तो वो भी भाषण दे, या फिर मैं कहीं फैक्ट्रियों में जा रहा हूँ तो वो भी काम पे लगे। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि कई बार घर में अगर आप समय पर नहीं आ पाए या आपकी अनुपस्थिति में कई जिम्मेदारियां हैं जो अकेले आपकी धर्मपत्नी को जिसका निर्वहन आपकी धर्मपत्नी को करना पड़ता है। सपोर्ट वो होता है कि आपकी अनुपस्थिति में भी वो उन कर्तव्यों का निर्वहन करे। मैं अभी मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग नाउ। मुझे एक समय याद आता है बचपन में, जब पीटीएम होती थी जी, तो पिताजी नहीं पहुंच पाते थे, उनके लिए संभव नहीं हो पाता। ऐसे में हमारी अम्मा अकेली आती थी हमारे स्कूल में। तो मैं इसको भी एक सपोर्ट के रूप में ही देखता हूँ। इतना बड़ा पूरे स्कूल में बच्चे की पढ़ाई लिखाई, क्योंकि पिताजी का एक, ऐसा नहीं है कि पिताजी नहीं आना चाहते थे, लेकिन उनकी प्राथमिकता उस समय परिवार के लिए बहुत अलग थी। ऐसे में अम्मा जी ने जो किया हमारे लिए, परिवार को बनाए रखने में, घर संवार रखने में, और केवल घर ही नहीं, हमारे राजनीतिक क्षेत्र में भी, बुधनी विधानसभा में भी उनने पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। तो आपका जो प्रश्न था, मैं ये कहता हूँ कि संतुलन मैं नहीं बनाता हूँ। संतुलन अगर बनाती है तो हमारी धर्मपत्नी, उनका सपोर्ट ज्यादा रहता है। कार्तिकी जी, आपने बाहर से पढ़ाई की है विदेश में। विदेश में पढ़ाई के दौरान मध्य प्रदेश और भारत को लेकर आपका क्या अनुभव रहा?
मैं मानता हूँ कि एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके पास साधन है, एक अनुभव विदेश का होना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि विदेश में बहुत चकाचौंध है, विदेश में कई चीज़ें आप अपने आप करते हैं, अपने आप फेस करते हैं, और व्यक्तित्व के निखार के लिए ये चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं। जब आपको ये दिखता है कि यहाँ पर मैं ही और मेरे अलावा और कोई है नहीं, ना मेरे केयर करने वाला कोई है, ना सुनने वाला कोई है, तो एक अलग डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट होता है। तो उस नाते में मैं मानता हूँ कि ये एक अलग अनुभव है और ये अच्छा अनुभव रहा है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि भारत और विदेश में कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो आप चाहेंगे कि भारत में भी हो, कोई ऐसा मॉडल का स्ट्रक्चर कुछ? पब्लिक अवेयरनेस, जनता का सहयोग। लेकिन मैं ये भी बता दूं, कोई ऐसा नहीं है कि पश्चिम बहुत ही महान है और भारत में बहुत कमियां हैं। ये हम लोग सोचते हैं यहाँ पे रहकर। सच्चाई तो ये है कि भारत में कई ऐसी वरदान हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो बाहर नहीं है। भारत में कई ऐसी संभावनाएं हैं जो बाहर मैं सोच भी नहीं सकता। कैसी, उदाहरण के रूप में? देखिए, भारत अगर सोसाइटल नॉर्म्स की बात करें, एक दूसरे की परवाह करना, अच्छे भाव के साथ एक दूसरे की मदद करना, मुझे लगा कि ये दूसरे देशों में थोड़ा कम है। अच्छा। सामाजिक जो समरसता है वो भारत में अद्भुत है, बाहरी देशों में ये देखने को नहीं मिलता। हमारा देश टेक्नोलॉजी के माध्यम के क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। वो समय गया जब भारत को बहुत पिछड़ा मानते थे, अब धीरे धीरे हम लोग वी आर कोपिंग अप। डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारे देश की सबसे ज्यादा है। दूसरे देश तो ये चिंता करते रहते हैं कि भाई अगर हम उत्पादन बनाएंगे तो बेचेंगे कहाँ? बेचेंगे कहाँ? सही। चाइना की आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? चाइना भले ही बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर हो, लेकिन चाइना के पास ग्राहक नहीं है। ग्राहकों को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारे देश की डोमेस्टिक डिमांड कितनी अच्छी है। सही। यहाँ के लोकल जो बिजनेसेस है उनके लिए कितना फायदेमंद है। तो ऐसा नहीं है कि भारत बहुत पिछड़ा देश है, भारत में भी कई संभावना है। भारत में जब मैं विदेश में था तो मुझे अपने देश की बहुत याद आती थी। हमारे देश के, हमारे क्षेत्रवासियों की, हमारे परिवार की, संस्कारों की, हमारे देश में जो कल्चर है, हमारे जीवन यापन का तरीका, ये अलग है, ये अद्भुत है। और ये नहीं वो बोलना चाहिए कि जो विदेश से सीखकर हम यहाँ पे, कई विदेश की संस्कृति उनके देश के लोगों को पालती है और आगे बढ़ाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी संस्कृति हमारे देश के लिए भी अच्छी है। सही। हमारी खुद की संस्कृति है और वो हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिए। कार्तिकेय जी, हमने देखा कि आपको क्रिकेट में काफ़ी रुचि, आपने हाल ही में टूर्नामेंट्स भी करवाए हैं। ये टूर्नामेंट्स करवाने का ख्याल आपके मन में कैसे रहा? हमारे स्वर्गीय बाई और बब्बा जी की स्मृति में, बाई को तो मैंने कभी देखा नहीं, बब्बा जी का कुछ वर्षों पहले स्वर्गवास हुआ, और उनकी स्मृति में हमने सोचा कि ऐसा आयोजन होना चाहिए जिससे जो युवाओं के लिए, तो केवल खेल ही नहीं, हमने अलग अलग प्रकार के जैसे कोचिंग सेंटर्स, हमने टेक्निकल शिक्षा के लिए हमने लोगों को तैयार किया, और उसके साथ साथ हमने सोचा कि खेल हमें क्षेत्र में बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करना चाहिए। कौन सा खेल? तो लगा कि 2 खेल, तो कबड्डी, दूसरा क्रिकेट, ये सबसे लोकप्रिय है। तो इससे हमारी शुरुआत हुई। उद्देश्य ये था, शरीरम माध्यम कलुदरम साधनम, बच्चों तक ये संदेश पहुंचाएं, एक स्वस्थ शरीर ही सभी कर्मों को करने का माध्यम होता है, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है जी। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा कि कई प्रतिभाएं हमारे क्षेत्र में जिनको मंच मिलना चाहिए, उन प्रतिभाओं को आगे लेकर आना, उन प्रतिभाओं को अवसर देना। अगर अच्छा प्रदर्शन वो प्रतिभाएं करती हैं तो उनको आगे बढ़ाना, उनको किसी क्लब से जोड़ना, उनको भोपाल लेकर आना और भोपाल में किसी प्रोफेशनल क्लब में इंडक्ट करना। इन उद्देश्यों के साथ ये टूर्नामेंट हम लोग हर साल कराने का प्रयास करते हैं, और इसके माध्यम से मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, इस साल इसे सांसद खेल प्रतियोगिता के रूप में मनाया जा रहा है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इस साल 37,000 बच्चों ने इसमें पंजीयन किया। जब हमने शुरुआत की थी केवल 4,000 बच्चे थे, अब 37,000 बच्चों का पंजीयन।
ये एक स्पोर्ट्स के लिए है या फिर युवाओं को जोड़ने की कोई रणनीति का हिस्सा? देखिए, निश्चित रूप से प्राथमिकता मेरी ये है कि इसमें बच्चों का एक तो शारीरिक विकास हो, हम्म, फिजिकली फिट होना चाहिए, फिट इंडिया मूवमेंट, लेकिन इसके साथ साथ विचारधारा से भी कैसे युवाओं को जोड़ा जाए या कम से कम विचारधारा उन तक पहुंचाई जाए। कौन सी विचारधारा? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित की विचारधारा, राष्ट्रवाद की विचारधारा, नेशन फर्स्ट की विचारधारा, इन सब चीज़ों से लोगों को कैसे वो किया जाए। इसके साथ साथ अ, हम कोशिश करते हैं कि जब ये आयोजन होता है और जब यहाँ पे फुटफॉल बनता है, आयोजन को देखने जब लोग आते हैं, तो उसके माध्यम से जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, हाथ ठेला लगाने वाले, हॉकर, स्ट्रीट वेंडर्स, इन लोगों के लिए भी उन दिनों के लिए व्यापार की और रोजगार की व्यवस्था हो पाए, इसके माध्यम से वो करने की कोशिश करते कार्तिकेय जी, बहुत से लोग अध्यात्म को मंदिरों से जोड़ते हैं। आपके अनुसार अध्यात्म की परिभाषा क्या है? हैं। आध्यात्म और रिलीजन, हम्म, spirituality and religion are two entirely different concepts. जी, रिलीजन को आप मंदिरों से जोड़ सकते हैं, लेकिन अध्यात्म इन सबसे ऊपर उठकर है। आध्यात्म मतलब ये समझना, आत्मवत सर्वभूतेषु अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम् असि। अध्यात्म मतलब ये समझना कि मैं और ये समस्त संसार, ये कोई दो अलग अलग एंटिटी नहीं है, हम्म, ये हम एक ही चेतना है और हम एक ही एंटिटी हैं। हम भगवान को कोशिश करते हैं कि हम कोई धार्मिक स्थल पे ढूंढें, वो एक तरीका है भगवान को ढूंढने का। गलत है, सही है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं देना चाहूँ, वो एक तरीका है। जब आप भगवान की पूजा करते हैं, जब आप उनके हाथ में उनका उनका एक रूप बनाते हैं, तो सही अर्थों में आप उनको रूप नहीं दे रहे हैं, आप अपने भावनाओं का प्रकटीकरण कर रहे हैं। भगवान शिव की महिमा को जब आप देखते हैं, गले में शेषनाग, मुंडमाला और नृत्य करते हुए, तो आप कल्पना करते हैं कि ये वो है जो सृष्टि का संहार करते हैं। सृष्टि के संहार को आपने भगवान के शिव से जोड़ा। और वहीं जब आप प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, तो आप देखते हैं शेषनाग पर बैठे भगवान विष्णु को, जो ध्यान मुद्रा में है और जिनकी कॉन्शियसनेस से ये समस्त संसार जागृत होता है। और वहीं जब आप सृजन के बारे में सोचते हैं, तो आप ब्रह्मा जी को देखते हैं। स्पिरिचुअलिटी अलग इसलिए है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी डुअलिज्म को रिजेक्ट कर देती है। आप और मैं दो अलग अलग एंटिटी हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिजेक्ट कर देता है। हम एक हैं। आप में और हम में एक ही चेतना है, हम उसी वस्तु से जुड़े हुए हैं, और अंततः हमारे अंदर जो आत्मा है वो जाकर उसी परमात्मा में विलीन हो जाएगी। स्पिरिचुअलिटी यूनिवर्स को अपने आप से जोड़ना है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है, तो समझने के लिए और कुछ बच नहीं जाता। सुख और दुख उसके लिए बराबर हो जाते हैं। ठीक। कोई सीमा नहीं रह जाती उसके लिए। कोई चीज उसको दुखी नहीं कर सकती, कोई चीज उसको सुखी नहीं कर सकती। और सही मायनों में यही परम आनंद है। इस आनंद की अनुभूति ही स्पिरिचुअलिटी को जानना कहेंगे। सही। कार्तिक जी, आजकल मीडिया और सोशल मीडिया बहुत प्रभावी हो गया है। आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और क्या क्या चुनौतियां आपके पास आती हैं सोशल मीडिया या मीडिया को लेकर? प्रभावी हो गए हैं दोनों तरीके से। जी। एक तो सोशल मीडिया बहुत बढ़िया माध्यम है जनता तक अपनी बात पहुंचाने का। आपके माध्यम से हजारों लोग आज मुझे सुन पाएंगे। जब सोशल मीडिया नहीं था तो हम ये आयोजनों के माध्यम से करते थे। प्रोग्राम में हम लोगों को बुलाते थे और लोग आएंगे कितने, 100, 200, 1000, 2000, 10,000। जी। लेकिन एक कैमरे के सामने बैठकर एक रील बनाकर मैं अपनी आवाज बिना किसी मीडिया इंटरवेंशन, मेन स्ट्रीम मीडिया इंटरवेंशन,
आज हजारों लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अगर मैं कभी अपने इनसाइट्स देखता हूँ पेज के, तो दिखता है कि 70,000 व्यूज, 80,000 व्यूज, 1 लाख व्यूज। इतने लोग तो बड़े बड़े नेताओं की रैली में आते हैं। सही है। अगर ये संभव हो पाया तो कैसे हो पाया? सोशल मीडिया के माध्यम से। ये एक बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज भी है। प्राइवेसी रही नहीं, हर किसी के पास फोन है, और एक तरीके से अपना आचरण आपको हमेशा बेहतर ही रखना है। दूसरा, सोशल मीडिया में लोग अच्छी बातें ही करते हैं। हाँ, जब व्यक्ति परेशान होगा, दुखी होगा, तो वो अपनी वो चीज़ को शेयर नहीं करेगा। सोशल मीडिया का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे ये लगता है कि व्यक्ति अपने आप को लगातार दूसरों से कंपेयर करता ही रहता है। सुबह उठेगा, जीवन की अपनी हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन वो देखता है कि यार ये तो बड़ा खुश है, इसकी लाइफस्टाइल बड़ी बढ़िया चल रही है, ये नाच रहा, गा रहा है, खुश हो रहा है, इसका बढ़िया चल रहा होगा। तो दोनों पक्ष हैं इसके। एक तरफ इसके फायदे भी हैं, दूसरी तरफ इसके नुकसान भी। कभी ऐसा हुआ कि कोई किसी पोस्ट का गलत मतलब निकाला रहा हो? 100% कई बार होता है। अच्छा। मिसकम्युनिकेशन कहें, या फिर कई बार अपनी बातों को आप पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक, लेकिन गलत शब्दों में उसको कंस्ट्रू कर लिया जाता है, और उसके बाद एक बार कंटेंट बन के आपने पोस्ट कर दिया, तो बचा कुचा काम वो लोग करते हैं जो उसको अलग अलग प्रकार के वो उस पे कंटेंट्स बनाएंगे। इनका कहने का मतलब क्या, मीम बना देंगे या मीम बना देंगे, बात को काट में कहीं और रिप्रेजेंट कर दिया। एग्जैक्टली। हाँ। वो भी उसके कुछ है नुकसान। कार्तिक जी, आप आते हैं बुधनी विधानसभा से, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बुधनी विधानसभा की जनता आपसे क्या उम्मीद ऐसी रखती है जो आप पूरा कर सकते हैं? तो एक उम्मीद जो बुधनी विधानसभा की जनता आपसे, मुझे ऐसा लगता है, जो आप पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि हाँ ये मैं पूरा कर सकते हूँ, मेरी बुधनी की जनता की। बुधनी की जनता ने मेरे परिवार को 30 वर्षों से देखा है उनके लिए काम करते हुए। बुधनी का प्रत्येक नागरिक, इसमें मैं मतलब बिना किसी संदेह के साथ कहना चाहूंगा कि जब वो मेरे पिता को देखते हैं तो उनको दिखता है एक डाउन टू अर्थ व्यक्ति, लोगों की समस्याओं को सुनने वाला, लोगों की पीड़ाओं को समझने वाला, लोगों के कष्ट में उनके साथ खड़े होने वाला। और निश्चित स्वाभाविक है, यही सारी चीजें जनता मुझ में भी देखना चाहती है, और मैं ये समझता, और मेरी कोशिश यही रहती है कि उनकी आकांक्षाओं पर और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर मैं खरा उतर सकूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं हूबहू मेरा अलग व्यक्तित्व है, मेरी अलग पर्सनैलिटी है, मैं अपने पिताजी को आदर्श मानता हूं, लेकिन मैं अलग व्यक्ति हूं। लेकिन अलग व्यक्ति रहते हुए उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना, ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। अगर बुद्धि की जनता की एक्सपेक्टेशंस हैं तो मैं उसको पूरा। कार्तिक जी, अब एक रैपिड फायर राउंड हम खेलेंगे, इसमें आपको थोड़ा सा समय मिलेगा सोचने का, तो आपको आंसर जल्दी जल्दी देना। ठीक है। बचपन का असली सपना क्या था, राजनीति, व्यापार या कुछ और? देश का सिपाही बनना। अगर एमपी में युवाओं के लिए सिर्फ एक काम प्राथमिकता में करना हो तो क्या होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक शब्द में शिवराज सिंह चौहान एज ए फादर। आदर्श। आपका कंफर्ट प्लेस जैत, भोपाल या दिल्ली? भोपाल। आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या, रोजगार, दिशा की कमी या सिस्टम पर भरोसा कम होना? रोजगार। रोजगार। एक ऐसी आदत जो आपने आपके पिता से कॉपी की है? वक्तव्य कला, बोलना सीखा है। भारत में कोई एक युवा नेता जिसे आप सच में एडमायर करते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी। युवा नेता, माफ करिएगा, कठिन प्रयास है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के तेजस्वी जी, उनको एडमायर करते हैं। आपके हिसाब से एमपी का सबसे अंडररेटेड जिला कौन सा? हम तो भोपाली हैं, हम सीहोर जिले के हैं। सीहोर जिला भी काफी अंडररेटेड है। ठीक। और भोपाल जिले में भी काफी अंडररेटेड मैं मानता हूँ कि यहाँ पर, मतलब अगर मैं थोड़ा सा इसमें इलैबोरेट करना चाहूँ, जो लोगों की एक्चुअल एक्सपेक्टेशन होती है भोपाल, मतलब हमारी वाइफ भी भोपाल आने से पहले भोपाल के बारे में कुछ और सोचती। मानता हूँ इतना खूबसूरत शहर है,
इतना प्यारा शहर है, ऐसे शहर पूरे देश में बहुत कम है। और जो व्यक्ति एक बार भोपाल आ जाता है वो भोपाल के गुणगान जिंदगी भर गाता है। मैं मानता हूँ ये सबसे अंडररेटेड शहर है, जिला नहीं वो शहर सबसे अंडररेटेड है देश का। युवाओं के लिए आपकी एक सलाह, नौकरी, स्टार्टअप या राजनीति? स्टार्टअप। कोई फिल्म डायलॉग या गीता का कोई श्लोक जिसे जो आपको बेहद पसंद हो? कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूमाते संगोष्ठ कर्मणि। ये गीता में कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं। वो ये कहते हैं कि आपका अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं है। और कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो उसके परिणाम भी उस प्रकार ही आएंगे। कार्तिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े खुले दिल से हर सवाल का जवाब दिया है, और खासकर ये रैपिड फायर रहा और इंसाइटफुल और मज़ेदार रहा। आपको अपने आने वाले सफ़र के लिए ढेरों शुभकामनाएं, और उम्मीद है अगली बार फिर और गहरी बातों के साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत थैंक यू। तो ये थी हमारी बातचीत कार्तिकेय जी के साथ। सच कहूँ तो कुछ जवाबों ने सोच बदल दी, और कुछ ने साफ कर दिया कि ये सिर्फ यहाँ पर राजनीति में हिस्सा लेने नहीं आए, ये आए हैं अपना एक मापदंड सेट करने के लिए। इनकी बातों में साफ दिखता है कि आपके फैसले चाहे बड़े हों या छोटे, आपकी नीयत हमेशा साफ होनी चाहिए। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए द कपिल शो से। जय हिंद, जय भारत।